हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जून मंथ 2020 का करंट अफेयर वीडियो कवर करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जनवरी से लेकर मई मंथ तक के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जितनी भी पॉइंट्स मैंने उसमें बताए हैं तो आप उसका नोट्स बना लें, क्योंकि वो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल होंगे। चलिए जून मंथ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहली स्लाइड लगाई है। इस पहली स्लाइड में मैंने मलावी के बारे में बताया है। ठीक है, मलावी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उनका नाम आप याद रखेंगे। नाम है लजारस चकवेरा। ठीक है, लजारस चकवेरा नाम है। ये प्रेसिडेंट 6th प्रेसिडेंट होंगे मलावी के। मलावी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्ट कंट्री है ये मलावी। मलावी की जो कैपिटल है वो है लिलोंग्वे। नोट कर लेंगे, मलावी की कैपिटल है लिलोंग्वे। करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी है कवाचा। दोनों लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मलावी है, मलावी की अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो मलावी जो है वो इंडिपेंडेंस उसको मिली थी 1964 में। ठीक है ना, 1964 में इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से। उसके 30 साल बाद 1994 में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और तब से सत्ता हस्तांतरण अच्छे से चल रहा है और 6 प्रेसिडेंट अभी हाल फिलहाल बने हैं। मलावी के बारे में बात होती है तो वहाँ एक फेमस चीज़ है, वो है तंबाकू प्रोडक्शन। तंबाकू प्रोडक्शन बेस्ड पूरी इकोनॉमी है, बट मलावी बेसिकली पुअर कंट्री के तौर पर गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इसको बनाया कब जाता है वो पूछा जाता है। तो 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है। ये इसका 14th एडिशन था, याद रखेंगे। कब से बनाया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स डे? तो ये बनाया जा रहा है 2007 से। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं थीम के लिए बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने सुना होगा, उसके अंतर्गत 17 गोल आते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो स्टैटिस्टिक्स डे बनाया गया है उसमें जो 3rd नंबर का गोल है और 5th नंबर का गोल है, इसको बढ़ाने की बात कही गई है। 3rd में क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और 5th में क्या है? जेंडर इक्वलिटी। तो इन दोनों को बढ़ाने की बात कही गई है थीम में, तो आप ये याद रखेंगे। बाय द वे, जो स्टैटिस्टिक्स डे है वो बनाया किसकी याद में जाता है? तो वो भी आपको याद होना चाहिए। वो बनाया जाता है पीसी महालनोबिस की याद में, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है ना, इनके बारे में आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में चला था उसका मॉडल इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, और उस मॉडल के बेसिस पर ही इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसी 5 ईयर प्लान में सेटअप हुई थी। सबसे फेमस मैं बताऊं आपको तो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी समय फॉर्मेशन इसका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हो तो नेक्स्ट है आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड, बेसिकली आयरलैंड की कैपिटल हम जानते हैं डबलिन है, नोट कर लेंगे। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? मिशेल मार्टिन। मिशेल मार्टिन जो हैं इस बार के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कब तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे? 2022 तक बने रहेंगे। बेसिकली आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पीएम होता है आयरलैंड का, उसका जो टेन्योर दिया है वो दिया है 7 साल तक। ठीक है ना, 7 साल तक बनाया जा सकता है और 2 बार बनाया जा सकता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो आयरलैंड में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोएलिशन में है, गठबंधन में है, जिसकी वजह से मिशेल मार्टिन जी को 2 साल के लिए सेवा प्रदान करने का अवसर मिला है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी पीस प्राइज़ के बारे में। गांधी पीस प्राइज़ को गांधी नोबल पीस प्राइज़ भी बोला जाता है। इस बार 2020 का अवार्ड दिया गया है कन्हैया त्रिपाठी को। ठीक है ना, गांधी पीस प्राइज़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली 1995 में फॉर्म हुआ था, 1995 में। 1995 में क्यों? क्योंकि इसी साल 125th बर्थ एनिवर्सरी थी बापू जी की। तो इस अवसर पर गांधी पीस प्राइज़ का उद्घाटन हुआ। ठीक है, गांधी पीस प्राइज़ जो व्यक्ति पाता है उसको 1 करोड़ रुपए का अवार्ड मिलता है। ठीक है ना, और वर्ल्ड में किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी क्रीड, कलर, है ना, डिपेंड करता है कि उसने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन तीनों सेक्शन में नॉन वायलेंस को प्रमोट किया हो, उसके बेसिस पर वर्क किया हो लाइफ टाइम, तभी ये अवार्ड उसके लिए एलिजिबल होगा।
ठीक है ना। एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है गांधी नोबेल पीस प्राइज़ दिया किसके द्वारा जाता है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। सांस्कृतिक सांस्कृतिक मंत्री जो होते हैं वो ये अवार्ड देते हैं। ठीक है। और पिछले साल 2019 लाइमलाइट में इसलिए था क्योंकि इस साल 2015 का, 16 का, 17 का और 18 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था, 4 साल का। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जो हैं वो याद रखेंगे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है गांधी नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में कि ये मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, पॉस्थुमसली, है ना। मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, इट मीन्स कोई जीवित व्यक्ति ही ये अवार्ड ग्रहण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट योगा डे के बारे में है। योगा डे हम सब जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2015 से मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना। ये वर्ल्ड योगा डे है एक प्रकार से। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की, तो ये थीम याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम इस बार की थीम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैथरीन डी सुल्विन, नाम याद रखेंगे, कैथरीन डी सुल्विन। ये बेसिकली नासा की साइंटिस्ट हैं, फीमेल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है, पैसिफिक ट्रेंच का एक डीपेस्ट पॉइंट है वो है चैलेंजर डीप, ये पूरे अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है, लगभग 11 किलोमीटर नीचे है ये। तो मैडम ने क्या किया है कि उस पॉइंट को रीच किया है ना, छुआ है, तो इसलिए ये सुर्खियों में रही। कैथरीन डी सुल्विन बेसिकली नासा की साइंटिस्ट हैं। तो ये तो बात हुई एक फीमेल की कि उन्होंने हाल फिलहाल 2020 में चैलेंजर डीप छुआ, लेकिन मेल कब छू दिया था, तो वो 1960 में, है ना, पुरुषों ने चैलेंजर डीप को छू दिया था। वो कौन थे, क्या नाम था? डॉन एंड पिकर्ड, ऐसा याद रखेंगे, डॉन एंड पिकर्ड, कोई एक इंडिविजुअल नहीं था, दो लोग थे। तो डॉन एंड पिकर्ड ने 1960 में चैलेंजर डीप को रीच किया था। अब बात करते हैं कि चैलेंजर डीप की खोज किसने की थी, तो एक फेमस शिप है ब्रिटेन का, इसका नाम याद रखेंगे, HMS चैलेंजर, HMS चैलेंजर। तो उसने इसको एक्सप्लोर किया था, तो उसी के नाम चैलेंजर को लेके चैलेंजर डीप नाम रख दिया गया उस पॉइंट का। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कैथरीन डू सुल्लिवन के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है कि इन्होंने 1984 में एक और परचम लहराया था, वो परचम था स्पेस में वॉक करने का। स्पेस में वॉक करने का उपलब्धि हासिल की थी 1984 में डॉक्टर कैथरीन डी सुल्लिवन ने। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर डे के बारे में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये बेसिकली बनाया कब जाता है, याद रखेंगे आप, 14 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। रेड क्रॉस के द्वारा बनवाया जाता है, बाई रेड क्रॉस। रेड क्रॉस आपको पता होगा, रेड क्रॉस पता होगा, हेनरी ड्यूरेंट द्वारा ये स्थापित किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसकी थीम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लिख लें तो, लिख सके तो लिख लें। इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ विद द स्लोगन गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ठीक है, तो ये थीम है, मैंने बोल दी है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 इस बार दिया गया है रतन लाल को, है ना, एक इंडियन है। इसके पहले जो सबसे पहले रिसिपिएंट इंडियन जो थे वर्ल्ड फूड प्राइज़ की, वो थे हमारे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज़ कोई पहला इंडियन थे जो इनको मिला था। और अगर वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात करें तो ये अवार्ड 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड की बात करें तो उनका नाम आता है। वहीं MS स्वामीनाथन जो पहला प्राइज़ पाए थे वो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। ठीक है, ये है SDG गोल, मैंने बताया आपको कि स्टैटिस्टिक्स डे में 3 और 5 को बढ़ाने का काम बताया गया है। वहीं सेकंड में मैंने मैरियाना ट्रेंच को लोकेट किया है मैप में, तो आप देख लेंगे कि ये जापान है, ताइवान है, फिलीपाइंस है। ठीक है, और ये पूरा पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर क्रिएट करता है। तो इस सब चीज़ों से आप अवगत रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वर्ल्ड ओशन डे के बारे में है। ठीक है ना। वर्ल्ड ओशन डे मनाया कब जाता है ये याद रखेंगे आप, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। ठीक है,
और इसकी थीम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे। इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन इस बार की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड के बारे में। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड बेसिकली किसको दिया जाता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति जो सेकुलरिज्म और रैशनलिज्म को लेकर अपने तर्क से जाना जाता है, उसको एग्जाम्प्लीफाई करता है ना, बतलाता है, तो उस व्यक्ति को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जाता है। इस बार हमारे ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे इंडिया में किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो वो हैं जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर को इस बार का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है। ये पहले भारतीय होंगे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मानुषी चिल्लर जी के बारे में। ये मैडम एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मानुषी चिल्लर को बनाया गया है। मानुषी चिल्लर के बारे में बताऊं तो ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है, 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हम सब जानते हैं कि 5 जून को ये मनाया जाता है, बट इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम की बात करें तो थीम इसकी है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी थीम लिख लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया कब से जा रहा है, तो 1974 से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा के बारे में। फीफा की बात करें तो इस बार का वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में। वो कहाँ होगा, वेन्यू डिसाइड किया गया है इस महीने। वो वेन्यू होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2023 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा, आप याद रखेंगे सब चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, है ना। जो गरीब हैं, जो माइग्रेटेड लोग हैं, उनको रोजगार देने की एक मुहिम है। इसको आप याद रखेंगे। 12 मिनिस्ट्री इसको ऑपरेट करेंगी। 12 मिनिस्ट्री की मदद से ये जो स्कीम है वो चलाई जाएगी। बेसिकली अभी 6 स्टेट में इसको लिस्टेड किया गया है, 6 स्टेट में चलाएंगे। वो हैं बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ये 6 स्टेट हैं जहां ये योजना चलाई जाएगी। और इन 6 स्टेट के 116 ज़िलों में ये जो स्कीमें चलाई जा रही है, ये ठीक है, फ्लैगशिप स्कीम की तरह। और 116 में 27 महत्वाकांक्षी जिले हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है योगा यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं आपको पिक्चर में दिखा दूं, ये है योगा यूनिवर्सिटी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये यूनिवर्सिटी खुली है, ठीक है। इसका नाम क्या दिया गया है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। तो आप ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर खोली गई। कहाँ खोली गई, अमेरिका में खोली गई। कब खोली गई, 6 इंटरनेशनल योगा डे में खोली गई, ठीक है ना। ये हम सब जानते हैं कि 6th एडिशन था। अगर इंडिया में बात करें कि इंडिया में क्या ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो जी हाँ, अहमदाबाद में ये यूनिवर्सिटी है। अहमदाबाद में खोली गई थी सन 2013 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूएनएससी के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम सब जानते हैं कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 टेम्परेरी मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं नए से। तो नए वो कौन कौन से, उनका नाम आप याद रखेंगे। तो वो है आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे और इंडिया। ये 4 देश हैं जो टेम्परेरी मेंबर नए बनेंगे। कब से बनेंगे, 2021 से सेवा देंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि इंडिया जो है वो ये टेम्परेरी मेंबर तो बन रहा है, लेकिन उसका ये कौन सा टाइम है, तो ये 8वीं बार इंडिया जो है यूएनएससी का टेम्परेरी मेंबर बन रहा है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो वैक्सीन के बारे में है, उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कौन बना रहा है इंडिया में, वो बना रहा है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक बना रहा है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, किसके द्वारा, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ये एक संस्था है ना, जो वैक्सीन को अप्रूवल दी है कि इसका ट्रायल आप कर सकते हैं। भारत बायोटेक किसके साथ मिलकर बना रहा है वैक्सीन, तो वो है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एनआईवी। एनआईवी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इन दोनों संस्था के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, कुछ ट्रायल ऐसा हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है खोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो खोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया और भूटान के बीच में ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, बहुत से बनाए जा चुके हैं, लाइक मांगदेचू, चुक्खा, कुरीचू, है ना, ये बनाए जा चुके हैं भूटान में। बट बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर के रूप में बन रहा है, ठीक है ना। इंडिया और भूटान दोनों मिल के इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर खोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, इंडिया और भूटान के बीच में बनाया जा रहा है। सेकंड बात करें तो सेकंड है एक डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाई गई है। कहाँ? गुजरात में। ये इंडिया का अपने आप में पहला एक्सपेरिमेंट है जो डबल स्टेक कंटेनर के रूप में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये इलेक्ट्रीफाइड है। तीसरी चीज़ इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो मैक्सिमम है किसी और की कंपेयर में 7.57 मीटर, ठीक है ना। तो ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए भी ये सुर्खियों में है। ये याद रखें कहाँ चलाई जा रही, तो गुजरात में ये चलाई जा रही है। ये फर्स्ट डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन होगी इंडिया की, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क डे के बारे में। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, कब मनाया जाता है, तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो FAO के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जो एक UN की एजेंसी है, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे की आप थीम याद रखेंगे, तो थीम क्या है, थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, 20वीं एनिवर्सरी है वर्ल्ड मिल्क डे की, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं किसकी, इंडिया में इसका क्या है ना, इंडिया के हिसाब से मिल्क डे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया को हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन में टॉप का कंट्री है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ तक कि वर्ल्ड का 22% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया ही करता है। तो ये कुछ चीज़ें इंडिया के बारे में, वो भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट तेलंगाना के बारे में है। तो तेलंगाना हम सब जानते हैं कि स्टेट बना था, कब बना था, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को ये स्टेट बना था। कौन से नंबर का स्टेट बना था, 29th स्टेट। बट आज की डेट में कितने स्टेट बचे, 28 और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एनएसजी के बारे में है, मैंने पिक्चर लगाई है। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1974 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 48 सदस्य देश हैं। अब ये पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के मैप में जो रेड स्पॉट है वो एनएसजी का मेंबर है, ठीक है ना। एनएसजी का मेंबर इंडिया तो नहीं है, बट इंडिया बनना चाहता है एनएसजी का मेंबर। बट जो चाइना है उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज़ जिसको चाइना ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, वो क्या करते हैं, इंडिया की एनएसजी बनने पर को अपोज करते हैं, उसको मना करते हैं, ठीक है, यूएन। तो एनएसजी का मेंबर इंडिया नहीं बन पा रहा है। एनएसजी के मेंबर बनने से क्या होगा कि जो भी एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, बेसिकली न्यूक्लियर पावर जितने भी हैं, तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में दूसरी कंट्रीज़ ना करें। इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर लें, है ना, ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन में कर लें। बट वॉरफेयर के लिए न्यूक्लियर का यूज़ ना हो, इसके लिए ये जो एनएसजी है वो प्रतिबद्ध है। और इसके कंट्री जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसी के लिए सभी कंट्रीज़ को मॉनिटरिंग करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेसिकली आरबीआई द्वारा लाई गई एक पहल है, जिसके द्वारा जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जिस पे एटीएम आप स्वाइप करके पैसे कट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल है इसको बढ़ाने का काम मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का काम मार्केट में प्रमोट करने का काम आरबीआई द्वारा करवाया जाएगा सभी बैंकों को। इसके लिए आरबीआई ने 500 करोड़ फंड एलोकेट किए हैं। बट जिस जगह ये स्कीम जाएगी वहाँ का 50% आरबीआई देगी और 50% रिगार्डिंग बैंक देगा जहाँ ये स्कीम चलाई जाएगी। प्लस जो कार्ड नेटवर्क है वो भी इसके साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। कार्ड नेटवर्क में जैसे मास्टर कार्ड है, मैस्ट्रो है, तो ये सब कार्ड नेटवर्क्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस 50% में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। इस बार इंडिया की रैंकिंग सुधरी है, 168 रैंक है 180 देशों में। पिछले साल की बात करें तो 177 थी, तो क्वाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगर टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री आपका डेनमार्क है। अगर मैं पूछूं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो वो इसको पब्लिश करता है। जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का वो कौन सा एडिशन है, तो 12th एडिशन है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्लाइड में पिक लगाई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में क्लाइमेट को लेकर, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं जो जिसके कारण ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। लाइक क्लाइमेट चेंज के लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज चलाया है। डिजर्टिफिकेशन के लिए हमने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन चलाया है। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान चलाया है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया है। तो कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट को लेकर सेंसिटिव हैं और उनके उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से एनिमल कंजर्वेशन को लेके मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट टाइगर चला ही रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर हमारे रैंक को सुधारने का काम की हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। 2021 में ये लॉन्च हुआ। इसमें जो टॉप की यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में है तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये 9th टाइम्स टॉप पे रहा है, 9वीं बार भी ये टॉप में रहा है। इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया में आईआईटी बॉम्बे को लिस्ट में दर्जा दिया गया है। इसकी रैंक पूछा जाए तो 172nd 172वीं रैंक आईआईटी बॉम्बे को मिला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ तो नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। कब हुआ? 15 जून को हुआ, इसलिए न्यूज़ में है। लद्दाख की गलवान वैली में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम सब जानते हैं, वार्ताएं चल रही हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट 15 जून को हुआ, इसलिए कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने ये स्लाइड लगाई है, इसमें मैंने जम्मू कश्मीर का ये मैप दिया है जिसमें ये जो पोर्शन है ये पीओके का है। ये जम्मू कश्मीर अभी जो इंडिया के पास है। ये अक्साई चीन जो 1962 में चाइना ने जीत लिया था, और ये जो पोर्शन है ये पाकिस्तान ने दहेज में दे दिया चाइना को, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स एराइज हुई, और ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट ये वाला फिंगर 5 जिसको बोलते हैं, तो इसमें बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुई 15 जून को, जिसमें इंडियन आर्मी के 40 जवान शहीद हो गए, ठीक है। और वहीं चाइना ने अपना डाटा ऑफिशियल नहीं किया है, बोला जाता है कि दोगुने आर्मी चाइना के ही मरे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। कुशीनगर हम सबको पता है उत्तर प्रदेश में आता है, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का अभी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलो या फिर इंडिया का एम्बेसडर बोलो, ठीक है। WTO में बनाया गया है, वो है ब्रजेंद्र नवनीत, नाम याद रखेंगे। WTO में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है ब्रजेंद्र नवनीत। फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो मैंने स्लाइड में लगाया है कि फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो फॉरेक्स रिजर्व चाइना का सबसे ज़्यादा है। $3000 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास है, वहीं इंडिया के पास $500 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। टॉप 5 कंट्रीज़ पे अगर नज़र डालें तो चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, रशिया, देन इंडिया, ठीक है ना। तो ये आप इसका थोड़ी सीक्वेंस याद रखेंगे। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व लगभग $500 बिलियन का है, जो कि टॉप 5 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। एक तो कोहाला नाम है उसका, कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये बेसिकली बनाया जा रहा है पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। बेसिकली बना तो चाइना ही रहा है, बट बना रहा है जो लोकेशन वो है पीओके में ये कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, झेलम नदी पे बना रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डार्बुक बेग ओल्डी रोड के बारे में है। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख रीजन में ही ये रोड पड़ती है, ये मैंने पिक लगाई है। ये अक्साई चीन का रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया ये अक्साई चीन है, इसी के पास से ये रोड गुजरी है, ओल्डी बेग रोड, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकेशन उसकी कुछ ऐसी है, ठीक है। बेसिकली जो गोल्डी ओल्ड ओल्ड बेग रोड है ये 2000 से बनाई जा रही, सॉरी 2000 से बनाई जा रही, 20 साल हो गए उसको, लेकिन अभी जाके इसका उद्घाटन हुआ है। तो आप इसका लोकेशन याद रखेंगे, है ना। इसका लोकेशन की बात करें तो नॉर्दर्न लद्दाख में ये पड़ता है, सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है ना। ये जोड़ता किसको किसको, तो लेह को काराकोरम पास से जोड़ता है ना। लेह को काराकोरम पास से जोड़ता है। वहीं जो शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, उसको अलग करता है लद्दाख से, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस रोड के बारे में कुछ पॉइंट्स थे।
नेक्स्ट जो है आथिरपल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो केरला में चलाया जा रहा है, केरला में इसको बनाया जा रहा है, बट इसको प्रोटेस्ट का सामना बहुत करना पड़ रहा है बिकॉज इन्वायरमेंट क्लियरेंस दी नहीं गई है, और जो भी है उसमें इन्होंने बहुत ही लूप होल क्रिएट करके ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलकुड्डी रिवर पर ये है, इसलिए है ना, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा, चलकुड्डी रिवर पे आथिरपल्ली हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो चलकुड्डी रिवर है वो फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की? केरला की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट जो है, राइट टू रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना। जो रिजर्वेशन का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली अभी बहुत सी पीआईएल आ रही थी जिसमें राइट टू रिजर्वेशन को वायलेशन में वो राइट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का आरोप लगा रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो रिजर्वेशन का मामला है, चाहे प्रमोशन इन रिजर्वेशन हो, राइट टू रिजर्वेशन हो, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसको लेकर आप पीआईएल नहीं लाएंगे, है ना, कोई भी सुनवाई नहीं होगी, खारिज होगा हर जगह से, ठीक। ये कुछ डिस्प्ले में जो थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट जो है वो एक रिवर के बारे में है, वंशधारा रिवर। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है उड़ीसा और आंध्रा के बीच में। बेसिकली आंध्र प्रदेश चाहता है कि वंशधारा रिवर में वो ब्रिज बनाए, उस ब्रिज बनाने की वजह से जो वाटर शेयरिंग में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो डिस्प्यूट का कारण बन रहा है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 में जो रिवर्स हैं, रिवर्स में अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो उसके रेजोल्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाया जा सकता है, ये आर्टिकल 262 में है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ट्रिब्यूनल का गठन करेगी जिससे उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे, मैंने स्लाइड में लगाई है। बेसिकली बहुत से ऐसी रिवर हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे रावी और ब्यास में आप चले जाएं तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का इशू बना हुआ है। नर्मदा में आप तो जानते हैं, इधर गुजरात मध्य प्रदेश में नर्मदा को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल हो गया है, ठीक है ना। इसमें वाटर शेयरिंग, ठीक है ना, पावर का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी शेयरिंग, तो जो भी चीज़ें रिवर्स अपने को मिलती है उसकी शेयरिंग को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स स्टेट्स के बीच में हो जाते हैं। कृष्णा की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 4 स्टेट हैं। वंशधारा में आपका आंध्र और उड़ीसा है, ठीक है। कावेरी की बात करेंगे तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये आप याद रखेंगे। गोदावरी की बात करेंगे महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और महानदी में आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा डिस्प्यूट में है, ठीक है। महादेवी में गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और वहीं पेरियार जो कि केरला में बहती है, तो केरला तमिलनाडु के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पूरी रथ यात्रा के बारे में। लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा इस बार निकाली गई उड़ीसा में फिर से, ठीक है। ये यहाँ पे 41 घंटे का कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया था जब ये यात्रा निकल रही थी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं बीच में, और उनकी सिस्टर जो हैं वो होती हैं सिस्टर सुभद्रा, और उनके जो ब्रदर हैं बालभद्र। बेसिकली एक दंत कथा है कि जगन्नाथ से उनकी सिस्टर ने बोला कि हमको पुरी का दर्शन करना ही है, पुरी घूमना है करके। तो फिर जगन्नाथ जी ने अपनी मौसी के घर इनको ले गया और भाई को भी ले गए, ठीक है ना। तो ये इसको मेमोरेबल बनाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली ये जो यात्रा होती है ये जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है तो गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। गुंडीचा टेम्पल वही मौसी का घर है, ठीक है, जगन्नाथ जी के मौसी का घर है, तो यहीं पे वो जाते हैं और ये पूरी यात्रा इन्हीं के बीच की होती है, ठीक है। उड़ीसा का बहुत फेमस ये पूरी रथ यात्रा है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है माउंट मेरापी के बारे में। माउंट मेरापी बेसिकली अभी क्या हुआ है कि इसमें ये माउंट मेरापी पड़ता है इंडोनेशिया में है, ठीक है। इसमें अभी वॉल्केनो एक्टिव हुए हैं, तो बताया जाता है कि 130 एक्टिव वॉल्केनो, मैंने आपको वॉल्केनो की बहुत अच्छी वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं पैरासाइट खून के बारे में। तो जो वॉल्केनो होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू बाहर आते हैं, तो अभी बताया जा रहा है कि 130 एक्टिव वॉल्केनो हाल फिलहाल माउंट मेरापी के आसपास है, तो ठीक है। तो इंडोनेशिया में अभी ये इरप्ट हुआ है 21 जून को, इसलिए सुर्खियों में है, आप याद रखेंगे माउंट मेरापी की लोकेशन क्या है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करते हैं तो फुगाकू है। फुगाकू क्या है? फुगाकू इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, किसके द्वारा बनाया गया है? जापान के द्वारा। इसकी स्पीड के बारे में बात करूं तो 442 पेटा फ्लॉप की इसकी स्पीड है, 442 पेटा फ्लॉप की इसकी स्पीड है,
ठीक है। फुगाकू जो है ये नाम दिया गया है माउंट फूजी के द्वारा। माउंट फूजी जो है वॉल्केनिक माउंटेन है जापान में, इसी के नाम पे फुगाकू का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है वो वीट के प्रोडक्शन में पंजाब को ओवरटेक कर दिया है, आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश में जो वीट गेहूं का प्रोडक्शन होता है वो कितना प्रोक्योरमेंट हुआ इस बार, 129.8 लाख टन। वहीं पंजाब का कितना हुआ, 127.12 लाख टन। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश है इस बार प्रोक्योरमेंट के मामले में वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी कौन करता है, ये याद रखेंगे, आईएमडी नाम की संस्था है वो इसको जारी करती है। इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट, तो 43 रैंक है 63 कंट्री के बीच, ठीक है ना। और इसके पहले अगर हम जाने कि ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, वहीं एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रहता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 68 रैंक है 140 देशों में, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन रहा है, तो सिंगापुर टॉप कंट्री रहा है, ठीक है। आईएमडी का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ, तो आप इसको नोट कर लेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बाफ्टा के बारे में है। बाफ्टा के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, उनका नाम याद रखिएगा, कृष्णेंदु मजूमदार। कृष्णेंदु मजूमदार जो हैं बाफ्टा के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। बाफ्टा जो है वो फिल्म जगत में अवार्ड दिया जाता है, ब्रिटेन में लोकेटेड है, ठीक है ना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन एकेडमी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंबर नायर रिवर के बारे में। अंबर नायर रिवर बेसिकली कहाँ बहती है, रशिया में बहती है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि डीजल ऑयल का स्पिलेज हो गया है ना, लीक हो गया है, ठीक है। लगभग 2000 टन जो है डीजल, 2000 सॉरी नहीं 20,000 टन, 20,000 टन जो डीजल है वो क्या हुआ है, नदी में जाके मिल गया है, जिसकी वजह से एक प्रकार का ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। इससे पूरी बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ गई है, ठीक है ना। इस इंसिडेंट की वजह से रशिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है पूरे उस रीजन में, ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ये आप याद रखेंगे, कौन सी रिवर में ये इंसिडेंट हुआ है, अंबर नायर रिवर पर, ठीक है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन निसर्ग जो है ये आया अपने अरेबियन सी में और महाराष्ट्र को हिट किया, ठीक है ना। इसकी जो स्पीड थी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी, ठीक है ना। 1891 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन था जो कि मुंबई में आया। निसर्ग जो है वो नाम किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश ने ये नाम दिया निसर्ग, ठीक। और इसके इसके पहले एक और तूफान आ चुका है बे ऑफ बंगाल में, अम्फान नाम का, ये बंगाल कोस्ट में हिट किया था। और इसकी जो ये उससे ज़्यादा स्पीड वाला साइक्लोन था, ये कौन से महीने में, मई महीने में आया था, ठीक है ना। अम्फान बे ऑफ बंगाल में आया और जो निसर्ग है वो अरेबियन सी में आया। तो ये इस दोनों के बारे में बातें हैं जो आप याद रखेंगे। तो मैंने जून महीने के 50 पॉइंट्स को, पूरे 50 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके साथ मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आप नोट करते चलेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।